अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम एमजीटी 402 का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है। आपके मिड टर्म का सिलेबस 1 to 18 लेक्चर्स तक है, तो आज हम इसका लास्ट मिड टर्म का लास्ट लेक्चर देखेंगे। और इंशाल्लाह इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी आपको सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम इसमें कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स, समराइजेस एंड डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी को बताता है कि प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। इस सिस्टम में दो मेन पार्ट्स होते हैं, यानी कॉस्ट को रिकॉर्ड और समराइज करना और कॉस्ट को कैलकुलेट करना। इसी को कॉस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉस्टिंग सिस्टम की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ कॉस्टिंग सिस्टम डिटरमाइंस टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कॉस्टिंग सिस्टम का काम होता है टोटल कॉस्ट निकालना और पर यूनिट कॉस्ट निकालना। यही कॉस्टिंग सिस्टम में हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, इसी को कॉस्टिंग सिस्टम बोला जाता है। अब मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को किस लिए यूज करती है? तीन चीजों के लिए यूज करती है इस इंफॉर्मेशन को। मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और प्रॉफिट चेक करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट यूज करती है। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स बताया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताएगा चॉइस ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि द सिलेक्शन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट नीड्स। यानी कि कॉस्टिंग सिस्टम का सिलेक्शन बिजनेस की नेचर और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। जहाँ हर ऑर्डर डिफरेंट हो, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहाँ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज होती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। जबकि जहाँ सेम टाइप की प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती हैं, कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, यानी जहाँ पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है। कुछ कंपनीज दोनों सिस्टम्स को भी यूज करती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन टाइप, यानी प्रोडक्शन की टाइप देख वो देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमें निकालनी है, कि यूनिट पर कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो यही हम यहाँ पे बताया कि इस पूरे पैराग्राफ में आपने इसको रीड कर लेना है। ये दो पॉइंट अच्छे से आपने याद रखने हैं कि चॉइस ऑफ हमने कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम चूज करना है, इसकी ये कौन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ऑपरेशंस को और इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस पूरे पैराग्राफ में ये आपको बताया गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताएंगे, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको देखते हैं ये क्या होता है। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होता है कि जॉब कॉस्टिंग में हर ऑर्डर की अलग कॉस्ट निकाली जाती है, यानी हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट होता है, इसलिए हर जॉब का कॉस्ट भी अलग होता है। एग्जांपल ले लें, हाउस कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलरी मेकिंग। ये सारी क्या है कि ये डिफरेंट जॉब्स है ना, तो इसमें जॉब कॉस्टिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब दूसरी चीज़ है कि प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि तो जब सेम टाइप की प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी में कंटिन्यूसली बनती हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। एग्जांपल ले जैसे सीमेंट। अब ये सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट ही बनाएगी। शुगर या बेवरेजेस यानी शराब वगैरह बनाने वाली जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वो सब क्या, इन सब पे कौन सी कॉस्टिंग होगी? इन सब पे प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। तो आपने इन दोनों को अच्छे से यहाँ से देख लेना, इन दोनों की डेफिनेशन आपको बताएंगे, इनको अच्छे से आपने याद कर लेना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब इसको देखते हैं हम डिटेल के साथ। Job order costing is a system in which costs are accumulated separately for each distinguishable job। यानी क्या होता है इसमें? यानी इस कॉस्टिंग सिस्टम में हर जॉब की मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट अलग से रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, जैसे हमने पहले मैंने आपको पीछे बताया कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर जॉब की कॉस्ट अलग होती है। तो इसमें हम इस कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हर जॉब की अलग से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट हम निकालते हैं। अब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि द जॉब में भी सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट बैच आ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट। में जॉब भी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, सिंगल यूनिट भी हो सकती है, मल्टी यूनिट में भी डिवाइड हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी हो सकती है, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और सर्विस भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि पॉइंट 1 है कि प्रोडक्शन कस्टमर ऑर्डर पर होती है, यानी प्रोडक्शन जो कस्टमर ऑर्डर पे की जाती है। यानी हर सेकंड है, हर ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है। हर जॉब थर्ड पॉइंट है कि हर जॉब इजीली आइडेंटिफाई होती है इसके अंदर। और फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉफिट हर जॉब का सेपरेटली कैलकुलेट होता है हमारे पास। पॉइंट नंबर 5 है कि हर जॉब यूजुअली हाई वैल्यू की होती है।
ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जॉब ऑर्डर कोस्टिंग जो आपने अच्छे से देखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयिंग जॉब कोस्टिंग इंक्लूड। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पर वो क्या करते हैं कि जॉब कोस्टिंग को इंक्लूड होती है। तो इनमें अकाउंटिंग फर्म्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स यहाँ पे बताएगी। आपको इनको अच्छे से एक बार देख लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है एज अ cost are accumulated separately for each job, therefore costing requires considerable amount of clerical work। यानी इसको मैं आसान वर्ड्स में बताऊं तो जॉब कोस्टिंग में हर जॉब की सेपरेट कॉस्ट मेंटेन की जाती है, इसलिए क्लरिकल वर्क ज्यादा होता है। अगर प्रोडक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो तो डिपार्टमेंट वाइज कोस्टिंग भी करनी पड़ती है। इसी वजह से जॉब कोस्टिंग प्रोसेस कोस्टिंग के मुताबिक में ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसको स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग या प्रोडक्शन ऑर्डर कोस्टिंग भी कहते हैं। तो आपने ये याद रखनी है बात। अब नेक्स्ट यहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का प्रोसीजर्स बताए गए हैं, इसको हम देखते हैं। इसको मैं आसान वर्ड्स में आपको बता देती हूँ ये क्या होता है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सबसे पहले कंपनी कस्टमर को कोटेशन देने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रिपेयर करती है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम स्टार्ट करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर जॉब के लिए जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है। इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, सेल्स प्राइस और इसके साथ प्रॉफिट या लॉस की डिटेल्स रिकॉर्ड्स की जाती हैं। तो सारा ये प्रोसीजर होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। इसमें अब हर स्टेप वाइज हम हर चीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, वन रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट prepares a job cost sheet for each job. Job cost sheet may be defined as a document used for accumulating costs incurred to produce a job. यानी जॉब कोस्ट शीट क्या होती है? क्या जॉब कोस्ट शीट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू accumulate the cost of a specific job। यानी क्या करती है कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक जॉब की तमाम कॉस्ट रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है जी, हमने लास्ट लेक्चर में जॉब की जॉब शीट भी बनाई थी। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि जनरली जॉब कोस्ट शीट इज डिजाइन टू शो द फॉलोइंग। अब एक जॉब कोस्ट शीट में क्या क्या चीज़ होती है? इसमें जॉब नंबर होता है, नेम ऑफ द कस्टमर, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ जॉब, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, में कब आगाज हुआ था प्रोडक्शन का। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? जॉब कोस्ट शीट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को याद रखना है कि जॉब को शूट में आके शीट में आके क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, उसको हम देखते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। सबसे पहले बताया गया है कि व्हाइल जॉब इज़ इनकम्प्लीट, यानी जब जॉब अभी कंप्लीट नहीं होती तब क्या होता है कि जॉब कोस्ट शीट वर्क इन प्रोसेस सब्सिडी रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे बताया हुआ है कि सब्सिडी रिकॉर्ड फॉर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कब होता है? कि जब जॉब इज़ इनकम्प्लीट। तो आपने ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कि जब जॉब इनकम्प्लीट होती है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो जॉब को शीट में क्या क्या सर्व करती है? वो हमें सब्सिडियरी रिकॉर्ड फॉर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल हमें बताता है कि अभी वर्क इस प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में हमें बताता है, उसके बारे में हमें बताता है। ये सारा रिकॉर्ड हमें जब बताते हैं कि जब जॉब इज इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन कम्प्लीशन ऑफ जॉब क्या होगा? द रेलिवेंट जॉब कोर्स इज रिमूव फ्रॉम द, तो उसको हम सिंपल क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस से रिमूव कर देंगे जब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में बताया गया। अब मैं आपको ये नेक्स्ट बताया गया कि द कोर्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब एंड सर्व एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ये हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है। जो हमारे पास क्या होती है कि कोर्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब हमारे लिए किस तरह काम करती है? सोर्स डॉक्यूमेंट की फॉर डेबिटिंग फिनिश गुड्स अकाउंट और कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट एंड फॉर क्रेडिटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इन इसमें क्या होता है कि हमें बताते हैं कि क्या हमने डेबिट लेना है, क्या क्रेडिट हमें मिला वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में क्या। तो अब सब कुछ हमें लास्ट में पता चलेगा कि जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि देन इट इज प्लेस इन फिनिश गुड्स सब्सिडी लेजर एंड सर्व एज सब्सिडी रिकॉर्ड फॉर फिनिश गुड्स अकाउंट। जब वो जाहिर सी बात है, जब वो कंप्लीट हो गया तो हम इसको किस में डाल देंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट में उसका पूरी कॉस्ट को हम डाल देंगे कि चीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले भी हमने इन कॉन्सेप्ट्स को देखा हुआ, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख ये भी बताया कि देन इट इज, अब क्या होगा कि अब व्हेन जॉब इज कंप्लीटेड इज शिप टू द कस्टमर, जब कस्टमर को शिफ्ट कर दी ये रेलिवेंट जॉब कोस्ट शीट सब फिर किस तरह जो जॉब कोस्ट शीट होगी हमारे लिए किस तरह वो काम करेगी? सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह। यानी फॉर डेबिटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, उसमें देखेगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में क्या है। फॉर क्रेडिटिंग फिनिश गुड्स अकाउंट को भी क्रेडिट देने के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगी? जॉब कोस्ट शीट हमारे लिए काम करेगी। देन इट इज प्लेस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स और सब्सिडी। आपने इसको एमसीक्यूज की तरह अच्छे से याद रखना है कि जब जॉब अभी कंप्लीट नहीं है तो वो वर्किंग प्रोसेस में होगा, कंप्लीट हो गई है तो वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा। तो आपने ये सारा कुछ याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटाइजेशन।
यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग प्रोडक्शंस इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी इस टर्म का मतलब क्या होता है कि हमें हर प्रोडक्शन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। यानी क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें, फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या होगा, कटिंग में एक कटिंग का डिपार्टमेंट होगा, एक असेंबलिंग का डिपार्टमेंट और एक पॉलिशिंग का डिपार्टमेंट होगा। इस तरह गारमेंट्स इंडस्ट्री की मिसाल मिसाल ले लें, अब उसमें क्या होगा, कटिंग का डिपार्टमेंट होगा, फिर एक स्टिचिंग का डिपार्टमेंट होगा जो स्टिच करेगा, फिर एक पैकिंग का डिपार्टमेंट होगा जो पैक करेगा। ठीक है, तो आपने इस टर्म को याद रखना कि इसका क्या मतलब है। आगे नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट फॉर विच सेपरेट कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एंड कंट्रोल। यानी क्या होगा, कॉस्ट सेंटर है कि वो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर डिपार्टमेंट का सेपरेट कोर्स रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बेटर कंट्रोल हो हमारे पास और परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जा सके। यानी कोस्ट स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाइज कोस्ट कंट्रोल करना होता है। इसमें हर डिपार्टमेंट कोस्ट को कंट्रोल करना है, तो आया को स्टिचिंग का डिपार्टमेंट है, कटिंग का डिपार्टमेंट, तो सबकी कोस्ट को उससे क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। इसको हम कोस्ट सेंटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का बताया गया है कि किस तरह हम इन जॉब के लिए इनको चार्ज करते हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। मैंने इसकी वन लाइन डेफिनेशन के साथ में तो हम पीछे काफी लेक्चर्स में काफी बार देख भी चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक जॉब और प्रोडक्ट। यानी इसका मैं इसका आपको आसान वर्डिंग में बताती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। यानी जब किसी जॉब के लिए मटेरियल इशू किया जाता है तो एक मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म बनाया जाता है। इस फॉर्म में क्या क्या बताया जाता है, डिपार्टमेंट का नेम और जॉब नंबर मेंशन होता है ताकि पता चले मटेरियल किस जॉब में यूज हुआ है। फिर वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे सारी मटेरियल रिक्विजिशन का समरी बनाया जाता है, जिसे मटेरियल रिक्विजिशन समरी कहते हैं। अब ये समरी हमें क्या बताती है, बताती है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना मटेरियल यूज किया है, किस जॉब पर कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी है। ये सब कुछ हमें किससे पता चलेगा, इस रिक्विजिशन समरी से हमें पता चलेगा। ये इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स के बारे में भी बताया गया। ये क्या होता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल को किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेट नहीं कर सकते हम, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज समराइज होते हैं और जॉब वाइज उसको जॉब वाइज समराइज नहीं हम करते, हम उसको डिपार्टमेंट वाइज समराइज करते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि हर छोटी मटेरियल इशू को अलग जॉब कोड शीट में पोस्ट नहीं हम करते हैं। हम इसके अलावा क्या करते हैं, हम पीरियोडिक टोटल निकालते हैं, रेलिवेंट जॉब कोड शीट में एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जनरल इफेक्ट क्या होता है कि वर्किंग प्रोसेस में ये डेबिट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में भी ये डेबिट होता है और मटेरियल्स कंट्रोल में इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है डायरेक्ट मटेरियल्स का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पे द पीरियोडिक ग्रैंड टोटल भी बताया गया, जो मैंने अभी आपको ये बताया। अब नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट लेबर क्या होता है। डायरेक्ट लेबर इज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक जॉब। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जॉब टाइम टिकट्स के बारे में बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन जॉब टाइम टिकट्स में रिकॉर्ड होती है। जॉब टाइम टिकट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि लेबर ने किस डिपार्टमेंट में काम किया, यानी मजदूर किस डिपार्टमेंट में काम करता है, किस जॉब पर काम किया है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, उसका सब हमें कहाँ से पता चलेगा, जॉब टाइम टिकट हमें ये सारी चीजें बताता है। और जो लेबर कॉस्ट एनालिसिस शीट है वो पीरियोडिकली एक लेबर कॉस्ट एनालिसिस शीट प्रिपेयर होती है हमारे पास। ये एनालाइज करती है हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज लेबर कॉस्ट, यानी जो लेबर कॉस्ट आई है वो डिपार्टमेंट वाइज कितनी आई है, और जॉब वाइज लेबर कॉस्ट भी इसमें हम कंक्लूड करते हैं। तो ये लेबर कॉस्ट एनालिसिस शीट पे यहाँ बताया गया, तो इसमें ये हम करते हैं। अब इसमें भी आपने इनडायरेक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनडायरेक्ट लेबर को स्पेसिफिक जॉब से भी हम आइडेंटिटी नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड होता है। जैसे हमने आगे पीछे पढ़ा था ना, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी पीछे हम पढ़ा, तो इसी तरह ये इनडायरेक्ट लेबर के बारे में भी हमने यही देखा है। अब इसका आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो पीरियोडिक टोटल्स होते हैं इसके, इसमें जॉब कोस्ट शीट में पोस्ट होती हैं, जो इसके पीरियोडिक टोटल्स होते हैं, वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स पे डेबिट होती हैं ये सारे। तो अपने छोटे छोटे कंसेप्ट उनके याद रखने हैं, एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्लाइड टू अ प्रोडक्शन। वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्टेस हैं जो क्या हो गया हमारे प्रोडक्शन से रिलेट होती है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड को जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए कंपनी पहले से एक प्री डिटरमाइंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट बनाती है कि ये हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना आएगा। यानी उस रेट की हेल्प से ओवरहेड हर जॉब पर अप्लाई किया जाता है। अब जो हम पहले से हमने प्री डिटरमाइंड
हमने जो प्री डिटरमाइंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट बना ली है ना, उससे हम क्या अब उसको हम किस पे अप्लाई करते हैं, हर डिपार्टमेंट को ओवरहेड निकालने के लिए हम उस पे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई टू ओवरहेड पीरियोडिकली कैलकुलेट होता है हमारे पास, जॉब को शीट में एंटर होता है। तो इसने अप्लाइड ओवरहेड के बारे में आपने ये याद रखना है। अब इसका जनरल इफेक्ट क्या होता है कि वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल में ये डेबिट में जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड में ये क्रेडिट में जाता है। अब आपने इजी फ्लो में अगर आपको इन तीनों को समझाओ तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल एक्विजिशन बनती है, उसके बाद एक समरी बनती है, फिर जॉब को शीट तैयार की जाती है। इस तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या होता है, पहले जॉब टाइम टिकट जनरेट होती है, फिर लेबर एनालिसिस शीट बनाई जाती है उसकी मदद से, और फिर हम उसकी लेबर एनालिसिस शीट को यूज करके हम जॉब कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है कि पहले प्री डिटरमाइंड रेट हम सेट करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई ओवरहेड अप्लाई करते हैं हर जॉब के लिए, और लास्ट में हम जॉब को शीट प्रिपेयर करते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों के तो आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो मैंने ये भी आपके लिए सोल्व किया ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये जॉब ऑर्डर क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताएगा, आपको आसानी से समझाती हूँ क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है। अब शारदा इंजीनियरिंग वर्ल्ड से कंपनी है, उससे सीधे इस्लामाबाद के लिए 100 लॉन मूवर्स बनाए हैं। अब कस्टमर ने ऑर्डर दिया था कि जी से 3600 पर मूवर के रेट से इसने ऑर्डर दिया था। अब कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया, डायरेक्ट लेबर यूज किया, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया, ये दोनों चीजें कंपनी ने अप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, हमें जॉब को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, इससे टोटल कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन बताया गया, आपने इसको अच्छे से एक बार रीड करना है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब रिक्वायर्ड यहाँ पे इससे बताया गया है कि जॉब को शीट तैयार करनी है हमने, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से सारी चीजें लिखी, टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी आई है, नंबर ऑफ यूनिट्स इतने आए हैं, डेट क्वांटिटी इतनी है, इससे को हमें चाहिए, यूनिट सेल्स इतनी है, यूनिट कॉस्ट इतनी है हमारे पास। अब सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट मटीरियल्स निकाला गया। अभी डिपार्टमेंट 1 के लिए डायरेक्ट मटीरियल और डिपार्टमेंट 2 के लिए, तो हमने डायरेक्ट मटीरियल इन दोनों को, दोनों डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि जॉब कोस्ट ऑर्डर क्या करता है कि डिपार्टमेंट वाइज क्या करता है, कोस्ट को डिवाइड करता है ना, ये हमने पीछे पढ़ा है ना। यहाँ पे देखिए कि डिपार्टमेंट 1 के ये डायरेक्ट मटीरियल यूज किया, डिपार्टमेंट 2 ने ये किया, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। इस तरह डायरेक्ट लेबर को भी हमने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है, डिपार्टमेंट 101 की ये है, डिपार्टमेंट 102 की ये है, ये लेबर डायरेक्ट लेबर यूज किया, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो सिंपल से आपको समझ आ रहा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड है ना, ये थी हमने देखा था ना कि हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड निकालते हैं तो हम पहले से एक प्री डिटरमाइंड रेट सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि डिपार्टमेंट 101 के लिए पहले प्री डिटरमाइंड रेट कितना सेट किया गया, उनके लिए 50% पहले से रेट सेट किया गया। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड का फार्मूला, या मैंने बताया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हमने 50% हमने कहा किया मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका 6750 आया। इस तरह है कि डिपार्टमेंट 101 पे जो सेकंड मटीरियल्स हैं यूज किया है, तो इसको हमने यूज करके यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है ना। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 50% से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का सेपरेट हमने निकाला और दोनों क्लास में हमने ऐड कर लिया। इस साइड डिपार्टमेंट 102 के लिए हमने लेबर रोल्स को बेस बनाया और इसका रेट हमने क्या डिटरमाइन किया, 12। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में बताया गया है, बस आपने फार्मूला सोचे से देखना है कि हमने कि क्या चीज़ कैसे निकालनी है। इस तरह यहाँ पे जब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी कि हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। आप इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। अभी अभी दोबारा मैंने लिखा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हमने सेल्स प्राइस हमने कैसे निकाली 100 यूनिट्स के लिए। अब सेल्स को हमने यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से हमने मल्टीप्लाई किया, तो सेलिंग प्राइस इतनी थी ना हमारे पास, तो उन्होंने 100 यूनिट्स को ऑर्डर दिया है और उसकी हर हर यूनिट को पर यूनिट कितनी होती है उन्होंने कॉस्ट डिसाइड की थी। ऑर्डर कितना किया था उन्होंने, 3600 रुपये में। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमारे पास है। अब ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्रोस प्रॉफिट में सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आए हैं, हमारे पास खर्चे कितने आए हैं, इसको हम देखते हैं। इसके फार्मूला से मैंने साथ साथ मेंशन किए। इसको देखते हैं कि मार्केटिंग जो एक्सपेंस है वो हमने कैसे निकाला कि सेल्स को 7.5% से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास मार्केटिंग का एक्सपेंस आ गया। नहीं, मार्केटिंग पे हमने कितना खर्चा किया तो हमारे पास ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, इसको हमने भी निकाल लिया। इसका मैंने फार्मूला भी यहाँ लिख लिया कि सेल्स को हमने 5% से मल्टीप्लाई करना है। अब नेट इनकम जो प्रॉफिट है, इसमें क्या होगा कि नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये पूरी हमने इनकम स्टेटमेंट भी तैयार कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट जॉब कॉस्ट की वो भी शीट भी तैयार कर ली है इस क्वेश्चन में, तो इसको आपने ध्यान से देखना है।
यानी अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन की आपको समरी बता दूं तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किए अलग अलग से। इन दोनों को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर इन तीनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आ गई, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और फाइनल नेट प्रॉफिट निकल आता है हमारे पास। यानी हमें पता चल जाता है कि एंड पे हमारे पास कितना फाइनली नेट प्रॉफिट हमें मिल गया। तो आपने इन पूरे कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। तो दैट आगे भी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको भी आपने देखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वो मिड टर्म के हमारे ये लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपका मिड टर्म का सिलेबस 1 to 18 लेक्चर्स तक ही था, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आपने सारे लेक्चर्स को ध्यान से एक बार देखना है और आपने सुनना है और आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी ध्यान से सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप बाकी आपने फार्मूलाज और डेफिनेशन और कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। मैंने बहुत कंसेप्ट बहुत डिटेल्स के साथ इन लेक्चर्स को आपको समझाया है। और अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिले, पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज।